नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम अपनी हिंदी पाठ्य पुस्तक से पाठ 7 मेरे रज़ा साहब का शेष भाग पढ़ेंगे, जिसकी लेखिका हैं सुजाता बजाज। अब तक हमने देखा कि रज़ा साहब जो कि अस्पताल में अचेत अवस्था में थे, जिन्हें लेखिका अस्पताल में देखने गई थी। अस्पताल से आने के बाद लेखिका को रज़ा साहब से हुई पहली मुलाकात याद आने लगी। अब हम शेष पाठ पढ़ेंगे। छोटी से छोटी बात भी उनके लिए महत्वपूर्ण हुआ करती थी। यहाँ लेखिका बताती हैं कि रज़ा साहब के लिए हर एक छोटी सी छोटी बात कितनी महत्वपूर्ण होती थी, कितनी इम्पोर्टेंस होती थी, ये चीज़ वो हमें बताना चाहती है। बड़ी तन्मयता और लगन के साथ करते थे सब कुछ। तन्मयता, एकाग्रता, लगन, ध्यान लगाना। रज़ा साहब वह जो भी कार्य करते बड़ी ही एकाग्रता के साथ, कंसंट्रेशन के साथ और बड़े ही ध्यान लगाकर। पेंटिंग बिकने के बाद पैकिंग में भी उनकी रुचि हुआ करती थी। यानी जो उनके द्वारा की गई जो पेंटिंग होती थी, वह जब बिकती थी तो उसको उस ढंग से पैकिंग करना, इसमें भी वह काफ़ी रुचि रखते थे, इंटरेस्ट रखते थे। कोई इस काम में मदद करना चाहता तो मना कर देते थे, और कोई अगर रज़ा साहब को कहता कि भाई लाइए मैं इस पेंटिंग को पैक कर देता हूँ, तो उसके लिए वो मना कर देते कि नहीं भाई, ये तो मेरे द्वारा बनाई गई पेंटिंग है, इसे तो मैं ही पैक करूँगा। किसी को हाथ नहीं लगाने देते थे। बड़े करीने से, धैर्य के साथ वे पैकिंग करते। करीने से, ढंग से, धैर्य, धीरज, पैकिंग, बंडल बांधने का काम, यानी पैकिंग करने का काम भी वह बड़े अच्छे ढंग से, एकदम धीरज के साथ तथा अच्छे तरीके से करते थे। कहते थे लड़की ससुराल जा रही है, उसे संभाल कर भेजना। और लेखिका से भी कहते थे कि लड़की ससुराल जा रही है तो किस प्रकार से उसे विदा किया जाता था, ठीक उसी प्रकार से वह अपनी पेंटिंग को भी पैक करके भेजते थे। जब वे किसी को पत्र लिखते या कुछ और लिखते थे तो मत पूछिए, हर शब्द, हर पंक्ति को नाप तौल कर लिखते थे। नाप तौल कर, सोच समझ कर। यानी जब वो किसी को पत्र लिखते थे या पत्र में कुछ पूछते थे या वो कहते थे, तो हर एक जो शब्द होता था उनका, यहाँ पर लेखिका बताती हैं कि वह इस प्रकार से होता था कि वह काफ़ी सोच समझकर, काफ़ी विचार करके लिखा हुआ होता था। इस प्रकार से रज़ा साहब का ये व्यक्तित्व था। फूल उन्हें बहुत प्यारे लगते थे। फूलों से उन्हें बड़ा प्यार था। मुझे याद है 22 अक्टूबर 1988 को मैं लंदन से पेरिस के गार्दिनो स्टेशन पर ट्रेन से पहुंची थी। यहाँ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि सुजाता बजाज लंदन से पेरिस कैसे पहुंची। सुजाता बजाज को 1986 में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ने यूथ अचीवमेंट अवार्ड देने के लिए बुलाया था। फिर लंदन में ही रहकर उन्होंने अपनी उच्च शिक्षा की पढ़ाई की। पढ़ाई करते हुए सुजाता बजाज जी ने फ्रांस गवर्नमेंट द्वारा स्कॉलरशिप प्राप्त की। इसलिए वह 1988 में लंदन से पेरिस के गार्दिनो पहुंची, जहां पर उन्हें लेने के लिए रज़ा साहब उनका स्टेशन पर इंतजार कर रहे थे। ट्रेन लेट थी पर वे वहीं डटे रहे। लेखिका यहाँ बताती हैं कि मेरी ट्रेन लेट थी, लेकिन तभी भी रज़ा साहब वहाँ पर मेरा इंतज़ार करते रहे। मुझे मेरे हॉस्टल के कमरे में छोड़कर ही वे गए, और वह लेखिका को एक बेटी की तरह मानते थे, इसलिए उन्हें अच्छे ढंग से हॉस्टल तक समझा बुझाकर फिर वह वापस लौटे। एक दिन मैं बीमार होकर
अपने कमरे में पड़ी थी। रात 11 बजे रजा साहब मेरे लिए दवा भारतीय रेस्टोरेंट से खाना पैक करवा कर पहुंच गए। और जब एक दिन लेखिका हॉस्टल के कमरे में बीमार पड़ी थी और उन्हें खबर लगी कि भाई सुजाता बीमार है, तो रजा साहब रात के 11 बजे उनके लिए दवा और एक तरह से भारतीय रेस्टोरेंट से वह जो भारतीय खाना होता है वह पैक करवा कर लेकर आए। मेरे घर वालों को फोन करके कहा, आप लोग चिंता न करें, मैं हूँ पेरिस में सुजाता की चिंता करने के लिए। और उन्होंने मेरे घर वालों को फोन करके कहा कि भाई आप लोगों को कोई चिंता कोई फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं उसकी देखभाल अच्छे ढंग से करूँगा और मैं पेरिस में हूँ, आप किसी भी प्रकार की कोई चिंता मत कीजिए। हर बार जब मैं या रजा साहब पेंटिंग पूरी करते तो सबसे पहले एक दूसरे को दिखाते थे। यहाँ पर लेखिका कहती हैं कि रजा साहब और सुजाता बजाज जी जो एक तरह से पिता पुत्री के समान उनका जो रिश्ता बन गया था, वहाँ पर वह एक दूसरे को, एक कलाकार दूसरे कलाकार को अपनी कला दिखाता था। दोनों एक दूसरे के ईमानदार समालोचक थे। समालोचक गुण दोष बताने वाला, यानी वे दोनों ऐसे कलाकार, रजा साहब ऐसे कलाकार थे और सुजाता बजाज जी जो कि कलाकार हैं, दोनों एक दूसरे के इतने समालोचक थे कि उनकी कला में क्या अच्छाई है क्या बुराई है वे दोनों एक दूसरे को बताते थे। हमने मुंबई, लंदन, पेरिस और न्यूयॉर्क में साथ साथ प्रदर्शनियां की, पर कभी कोई विवाद नहीं हुआ। विवाद, मतभेद। बच्चों, हम देखते हैं ना कि जब जो समान पद पर होता है या समान कार्य करता है तो वो क्या होता है, एक तरह से मनमुटाव हो जाता है। लेकिन यहाँ रजा साहब और जो सुजाता बजाज जी हैं, वे बताती हैं कि हमारे अंदर ऐसा कभी कोई मतभेद नहीं होता था। हम साथ साथ प्रदर्शनियां करते थे और एक दूसरे की बुराई अच्छाई भी बताते थे। यह उनके स्नेह व अपनेपन के कारण ही था। यह रजा साहब के स्नेह और अपनेपन की बात यहाँ लेखिका कहती हैं कि यह उनका स्नेह था, मुझसे इतना उनका एक लगाव था कि जो कभी मतभेद हमारे बीच हुआ ही नहीं। हिंदी उर्दू तो हमेशा से ही बहुत अच्छी रही है उनकी। अंग्रेजी फ्रेंच भी वे बहुत अच्छी लिखते थे। कविताओं से बहुत प्यार था उन्हें। शेर, गजल व पुराने हिंदी फिल्मी गाने बड़े प्यार से सुनते थे। रजा साहब को जिस प्रकार से फूलों से प्यार था, ठीक उसी प्रकार से उन्हें अपनी कविताओं से भी प्यार था। और फिर जो हिंदी के फिल्मी पुराने गाने थे वे बड़े प्यार से सुनते थे। भले वह फ्रांस में रहते थे, लेकिन उन्होंने अपनी संस्कृति को कभी नहीं भूले थे। एक डायरी रखते थे अपने पास, हर सुंदर चीज को लिख लिया करते उसमें। अब रजा साहब जो थे, उनकी एक तरह से हम कह सकते हैं एक उनकी हैबिट ही थी कि वह अपने पास एक डायरी रखते थे, जिसमें कुछ भी, चाहे अच्छी कोई कविता हो, चाहे अच्छी कोई किसी के द्वारा कहा गया वाक्य हो, ये सारी चीजें वो अपनी डायरी में नोट कर लिया करते थे। मेरी बेटी हेलना बहुत खूबसूरत हिंदी बोलती थी, तो उन्हें बहुत गर्व होता था। सुजाता बजाज जी की जो बेटी थी हेलना, वह हिंदी काफ़ी अच्छी बोलती थी, यानी फ्रांस में रहने के बावजूद, पेरिस में रहने के बावजूद वह हिंदी काफ़ी अच्छा बोल लेती थी। इस पर रजा साहब को बहुत गर्व महसूस होता था कि सुजाता ने अपनी बेटी को भारतीय संस्कृति की हर चीज़ सिखाई हुई है। वे हमेशा उसके साथ शुद्ध हिंदी में ही बात करते। रजा साहब को अच्छा खाने का बहुत शौक था, पर दाल चावल, रोटी, आलू की सब्जी में जैसे उनकी जान अटकी रहती थी।
यानी रजा साहब एक तरह से खाने के शौकीन भी थे। यहाँ लेखिका बताती हैं कि वो खाने का शौक रखते थे, लेकिन जहाँ दाल चावल रोटी और आलू की सब्जी जो कि उनकी काफी प्रिय थी, उसमें तो उनकी जैसे जान बसती थी, जान अटकी रहती थी। मैं हफ्ते में एक बार भारतीय शाकाहारी खाना बनाकर भेजती थी। और लेखिका हफ्ते में एक बार रजा साहब को क्या करती थी? भारतीय शाकाहारी खाना मतलब साग सब्जी खाने वाला। तो साग सब्जी बनाकर वो अपने घर से भेजती थी उनके लिए। क्यों? क्योंकि लेखिका भी एक तरह से उनके जो वो भारतीय खानों में सिर्फ शाकाहारी भोजन करती थी उनके फ्रांसीसी दोस्तों के लिए। और जो रजा साहब के फ्रांसीसी दोस्त थे जो उनके साथ थे, उनके लिए भी लेखिका भारतीय खाना बनाकर भेजती थी। रजा साहब के कुछ पुराने फ्रांसीसी दोस्तों को उनके जाने की खबर देने गई तो फिर से एक बार उनकी दीवारों पर रजा साहब की काफी सारी कृतियां देखने का मौका मिल गया। रजा साहब की अब मृत्यु हो चुकी थी। मृत्यु के बाद की बात लेखिका हमें बता रही हैं कि रजा साहब के जो कुछ पुराने फ्रांसीसी दोस्त थे, उनको उनकी मृत्यु की खबर देने के लिए जब लेखिका गई तो उन्होंने उनकी दीवारों पर रजा साहब के द्वारा बनी हुई काफी सारी कृतियां यानी रचनाएं, जो पेंटिंग थी, वह वापस देखने का मौका उन्हें मिल गया। वापस से वे रचनाएं वह देखने लगी कि किस प्रकार से रजा साहब की जो कृतियां थी एकदम अनोखी थी, अलग थी। मैं हमेशा कहती, रजा साहब आप मेरे एंजल गार्जियन हैं। गार्जियन संरक्षक, एंजल परी के समान। यानी यहाँ पर जिस प्रकार से बच्चों हमने कहानी सुनी है ना कि परियां, काश परियां होती, परियां हमारी जो हमारे सारे इच्छाएं वह पूरी करती, तो ठीक उसी प्रकार से रजा साहब भी सुजाता जी के लिए कहते हैं कि भाई तुम मेरी एंजल गार्जियन है, तुम मेरी परियों के समान संरक्षक करने वाली एक गार्जियन हो। तो मुस्कुरा देते, पर सन 2000 के बाद से कहते, क्यों अब हमारी भूमिका बदल गई है। भूमिका प्रयास में भागीदार होना। यहाँ पर इसका अर्थ होता है प्रयास में भागीदार होना। तो अब जिस प्रकार से लेखिका भी एक कलाकार थी, जानी मानी कलाकार थी, तो उन्हें भी एक तरह से बहुत सारे एक तरह से पुरस्कार वगैरह, अवार्ड वगैरह प्राप्त हो गए थे। तो यहाँ पर रजा साहब ने 2000 के बाद उनसे कहा कि अब तो तुम्हारी और मेरी भूमिका बदल चुकी है, अब तो तुम मेरी एंजल गार्जियन हो, अब मैं नहीं, अब मैं तुम्हारा एंजल गार्जियन नहीं हूँ, अब तुम मेरी एंजल गार्जियन हो गई, तुम मेरे लिए एक प्रभावशाली व्यक्तित्व बन गई हो। इस पाठ के माध्यम से लेखिका ने रजा साहब के व्यक्तित्व का परिचय दिया है तथा उनके प्रति लेखिका के हृदय में कितना स्नेह और अपनत्व था, यह हमें ज्ञात होता है। धन्यवाद।